Hello friends, studies welcomes you. As you all know that we have been studying class 11th physics chapter 1st. In previous videos we have studied fundamental forces at nature. Now it is turn today to study what is the unification and reduction principle in the physics, and we are going to study today टूवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं टूवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस पॉइंट्स, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली यूनिफिकेशन होता क्या है और रिडक्शन क्या होता है, क्या इसका एप्लीकेशन है, एडवांटेज है इन फिजिक्स। ये हमारा जो फिजिक्स है दो प्रिंसिपल पर ट्रस्ट करता है और ये दो प्रिंसिपल्स हैं, पहला यूनिफिकेशन का है और सेकेंड इज रिडक्शन का है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि यूनिफिकेशन क्या है। अगर हमारे पास कई लॉज हैं फिजिक्स के और सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी वो सब के सब लगभग सिमिलरिटी उनके बीच में है, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक रूल बनाएं जो सब पे एप्लीकेबल हो। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमें पता है कि न्यूटन से पहले ये लोगों का मानना था कि पृथ्वी के क्रस्ट एरियाज गर्भ में कुछ मैग्नेट्स हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। कोई भी ऊपर फेंका हुआ सामान वो वापस पृथ्वी पर ही आता है। इतनी तो मान्यताएं थी। न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अचानक उनके सामने सेब का फल गिरा तो उनके दिमाग में ट्रिगर किया कि आखिर ये सेब अर्थ पर आया ही कैसे, क्यों और किसी डायरेक्शन में नहीं गया। ये वहाँ पे उनका रिसर्च शुरू हुआ और उन्होंने एक प्रिंसिपल, एक थ्योरी दिया, एक लॉज दिया, और वो फोर्स का लॉ था ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें उन्होंने बताया कि चाहे वो मार्कर हो या ह्यूमन बीइंग हो या वो अर्थ हो या वो पहाड़ हो, कुछ भी होगा, उसके मास के कारण उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये है कि वो ज़मीन के अंदर होगा तो भी, ज़मीन पे है तो भी, ज़मीन के ऊपर है तो भी, उसमें अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है उसको उन्होंने यूनिफाइड कर दिया और उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाना गया। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर न्यूटन ने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को एक रूल के अंदर डाल दिया और इस तरीके से वहाँ पर यूनिफिकेशन हो गया। तो हम यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं कि जो न्यूटन थे, न्यूटन ने क्या किया। न्यूटन ने जो हमारा टेरेस्ट्रियल बॉडीज है, टेरेस्ट्रियल बॉडीज एंड जो हमारा सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, उनको क्या किया कि उन पर लगने वाले जो भी अट्रैक्टिव फोर्स थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उसको एक लॉ में बांधा और उसका नाम रखा गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप देख सकते हैं कि आज हम लोग इजीली जो मून है, मून पे कितना फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। सन पर बिना वहाँ पे गए हुए हम ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स कितना लगेगा, बट वी शुड हैव मास, क्योंकि जो ग्रेविटेशन का फार्मूला होता है वो अप्लीकेबल होता है कुछ इस तरीके से, एफ जी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है इट इज अप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडीज व्हिच हैज फिजिकल क्वांटिटीज, यू नो मास। अगर मास है तो उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है एंड वो आपका ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर में आएगा, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के पास अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि जो ओरेस्टल थे, ओरेस्टल एंड
एंड फैराडे। ये इलेक्ट्रिक का खोज की और इन्होंने मैग्नेट का खोज किया। तो चूंकि इलेक्ट्रिक का खोज करने का मतलब यहाँ पर कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं, और ठीक उसी तरीके से मैग्नेट में भी था। तो जब दोनों का व्यूज देखा गया तो इन दोनों ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक है, हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह सकते हैं, क्योंकि ये इनसेपरेबल हैं। इनसेपरेबल का मतलब ये होता है कि इन्हें अलग किया जा ही नहीं सकता, यानी एक ही लॉ दोनों पे लागू होती है। और जो भी कुछ इक्वेशंस बनाए गए हैं अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिक पे, इट कैन आल्सो बी अप्लाइड ऑन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से इनका ये नज़रिया था कि जो इलेक्ट्रिक है और मैग्नेटिक बोथ आर इनसेपरेबल, मीन्स दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये दूसरा पॉइंट था आपका यूनिफिकेशन का। तीसरे में आते हैं तो तीसरे में हम देखेंगे कि जो मैक्सवेल थे, मैक्सवेल जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर काम किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे काम किया है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए इक्वेशंस भी दिए हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ऑप्टिक्स पर रिसर्च किया। तो उन्होंने बताया ऑप्टिक्स, यू नो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इन विच लाइट इज स्टडीड। उसमें लाइट का स्टडी किया जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो लाइट है, उन्होंने बताया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। आपको पता होगा कि लाइट को न्यूटन ने बताया था ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं, और वो कुछ हद तक आगे बढ़े, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जो उनके थ्योरी से वो कंप्लीट जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हाइगेंस आए और उन्हें बताया कि जो लाइट है एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पार्टिकल नहीं बल्कि एक वेव है। लेकिन मैक्सवेल ने कहा कि वे जो लाइट है वो वेव तो है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे इक्वेशंस अप्लाई होते हैं, दे कैन आल्सो बी अप्लाइड ऑन लाइट। तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स प्लस ऑप्टिक्स दोनों को एक कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ऑप्टिक्स को एक कर दिया, यूनिफिकेशन कर दिया। फोर्थ में आते हैं तो फोर्थ में देखते हैं जो आइंस्टीन थे, आइंस्टीन उन्होंने क्या किया कि जो आइंस्टीन थे, आइंस्टीन वो आपका ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों को यूनिफाइड करने की कोशिश किए। दे ऑनेस्टली अटेम्प्ट टू यूनिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटी बट वाज अनसक्सेस टू यूनिफाई। लेकिन वो उसको यूनिफाई करने में अनसक्सेस थे। जैसा कि आप ग्रेविटी में दे सकते हैं, अभी फार्मूला हम बताए थे, ये Fg की फार्मूला है, वो होता है Gm1m2/r², जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला होता है Fi, मैग्नेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, Fi फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक की वो होता है K Q1Q2/r²। सिमिलरिटी उनको कुछ मिली एंड दे ट्राइड टू यूनिफाई बट वाज अनसक्सेस टू यूनिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। तो ये पॉइंट 4 पॉइंट्स हैं, आप इसे राइट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आते हैं 5वें पॉइंट पे। लेकिन जब ये अनसक्सेस हुए तो साइंटिस्ट जगत में कोई बहुत बड़ा हलचल नहीं था। इट मीन्स ये जो इंसिडेंट था, ये जो अकरेंस था, ये साइंटिस्टों को डिटर नहीं किया, विचलित नहीं किया, रोक नहीं सका। दे वेयर कंटिन्यू टू यूनिफाई वाट एवर दे कैन। वो जो कर सकते थे उसके लिए उन्होंने प्रयास जारी रखा। तो फिर आगे जाने के बाद यहाँ पर किसी को क्रेडिट नहीं जाता है, हम इसे अननोन बोल सकते हैं। 5वें पर अननोन, इसमें क्या किया गया था कि इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स को एक साथ किया गया और इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रोवीक फोर्स। ये 5वां पॉइंट था जो यूनिफिकेशन पे प्रयास किया गया। आप जानते हैं कि यूनिफिकेशन होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा इजी एंड फैसिलिटी हो जाती है। जैसा कि हमारे पास अगर हमें रिक्वायर्ड है 2 मार्कर का, एक हमें ब्लू चाहिए और एक हमें रेड चाहिए, तो अगर ऐसा कोई सिस्टम्स हो जाए जो एक मार्कर से दोनों कलर हमें मिल जाए, तो इसे हम बोलते हैं यूनिफिकेशन, यानी डाइवर्ट सिस्टम्स को यूनिफाइड करना। लेकिन ऐसा पॉसिबल तब होता है जब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज साथ में हो, और वहाँ पर यूनिफिकेशन के समय हमें एजनेस भी होनी चाहिए, डिफ़िकल्टीज नहीं होनी चाहिए कि अगर हमने यूनिफाइड करने की कोशिश की तो वहाँ पर डिफ़िकल्टीज आ गई अंडरस्टैंड करने में या फिर सॉल्व करने में। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि यूनिफिकेशन जो किया जाता है वो एजनेस के लिए किया जाता है, सरल करने के लिए, न कि उसको कम्प्लेक्स करने के लिए। तो आप यूनिफिकेशन का मतलब समझ गए होंगे। अब आइए हम देखते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। और जैसा कि हमें पता है कि यूनिफिकेशन एंड रिडक्शंस ये 2 प्रिंसिपल्स होते हैं जो फिजिक्स में अप्लाई किए जाते हैं। जहाँ तक रिडक्शन की बात है, तो जैसा कि आप जानते हैं ये आपका जो रिडक्शन है किसी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को कई भागों में तोड़ देगा, रिड्यूस कर देगा, इसके बाद फिर उसको समझने का प्रयास करेगा और फिर आगे हो सके तो उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेगा। रिडक्शन मेथड में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम रिड्यूस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और अलग अलग तरीके से उसको समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट कि अगर आप इस रिडक्शन सिस्टम को समझना चाहते हैं तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक गाड़ी है और ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, पोजीशन पे है, और इधर से एक गाड़ी आ रही है। चूँकि ये गाड़ी आ रही है और ये स्पीड में है तो इसके पास एनर्जी है, और ये एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी है, और इसके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। जब यहाँ पर आके ये क्लाइड्स होता है, इस तरीके से अगर क्लाइड्स हो तो क्लाइड्स होने के बाद जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी उतना ये काइनेटिक एनर्जी उसको कवर कर देगा, और जब ये और अधिक एनर्जी देगा तो ये मोशन में चला जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी को बैकअप करना और फिर इसको मोशन में लाना, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, यानी इसका स्पीड अब कम हो जाएगा। कोलिशन, जब कोलिशन होता है, कोलिडेशन होता है, तो उस केस में सपोज करिए कि मान लीजिए कि कभी कभी आग लग जाती है, तो जो आग का लगना होता है एक्चुअली वो है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन लाइट। लाइट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी लाइट के फॉर्म में। तो यहाँ पर 3 या 4 या 5 ऐसे सिस्टम्स हैं जो इस पूरे सिस्टम को स्टडी करने में कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से इसको हम कम करेंगे, रिड्यूस करके समझने का प्रयास करेंगे, और फिर फार्मूला को अप्लाई करके एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे कि इसकी स्पीड क्या हो सकती है, जो यहाँ पर एनर्जी लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, इसके बाद कोलिशन के बाद इसकी जो स्पीड है वो क्या बचेगी। अगर डिफॉर्मेशन होता है जहाँ और यहाँ टकराने के बाद तो वो एनर्जी की वजह से होता है, तो वहाँ पर जाके एनर्जी कितना स्टोर हुआ। यानी ये पूरी सिस्टम से ही कम्प्लेक्स है, और उस कम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हम रिडक्शन यानी एक सेपरेटली सिस्टम वाइज सिस्टम्स को तोड़ के अलग अलग करके समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसे बोलते हैं रिडक्शन। और जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स में 2 प्रिंसिपल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इज यूनिफिकेशन, द सेकेंड इज रिडक्शन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।